अपने चैनल मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जो थोड़ा सा कठिन रहेगा, विस्तार से रहेगा लेकिन इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग स्किप ना करें, वीडियो पूरा इस लेसन को देखें। इससे पिछली बार कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन इसी लेसन से बने हुए थे, जिसमें से बहुत ही ये लेसन जो है इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी क्लास 9th की ज्योग्राफी बुक का रहेगा और ये जो लेसन का नाम है वो है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्रणाली। इससे संबंधित पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और इसके जो मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे और एक क्रम वाइज देखेंगे जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्रणाली के रूप में, जो कि चैप्टर नंबर 5 से है। हम लोग देखते हैं कि हमारा देश जो है, भारत विश्व की मुख्य, यानी अगर देखा जाए तो देश अपना भारत जो विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी अपने देश में, भारत में अगर विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो 12% जो है जैव विविधता पाई जाती है। लगभग इसमें 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। विश्व के अकॉर्डिंग अगर देखें तो विश्व के अकॉर्डिंग भारत में 47,000 जो है विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण यह देश जो है विश्व में 10वें स्थान पर आता है। किसमें? जैव विविधता के अंतर्गत इसमें 10वें स्थान पर आता है और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। अगर एशिया में देखें, अपने पूरे महाद्वीप में देखें तो एशिया द्वीप में देखें तो 4थे स्थान पर है। अगर विश्व में देखें तो 10वें स्थान पर आता है विश्व के अकॉर्डिंग। कौन? भारत। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। कितने? अगर विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। यानी अगर विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो भारत में जो है फूलों का जो परसेंटेज है, पौधे जो फूलों वाले पौधे हैं वो उनका कितना प्रतिशत है? 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के भी पौधे हैं, जैसे कि फन, शैवाल जिसे हम एल्गी के नाम से जानते हैं, कवक जिसे हम फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार के जो पौधे हैं तो उनमें क्या है? फूल नहीं लगते हैं, लेकिन ये पौधे हैं। आगे देखते हैं, भारत में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियां ताज समुद्री पानी की पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो भारत में लगभग 89,000 तो जातियां पाई जाती हैं, जो कि जानवर तथा विभिन्न प्रकार की जैसे मछलियां हैं, ताज हैं तथा समुद्री पानी में जो पाई जाती हैं, वो इस प्रकार से जो है 89,000 जातियां हैं भारत में। आगे देखते हैं, आगे इसमें पढ़ते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति देखते हैं। अब इसमें ये तो हमने एक जैव विविधता के बारे में बात की। अब आगे पढ़ते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है, क्या होता है प्राकृतिक? प्राकृतिक वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, जिसमें यानी एक कृत्रिम मनुष्य द्वारा नहीं लगाया जाता है पौधा, तो उन्हें हम कौन सी वनस्पति बोलते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो कि मनुष्य द्वारा वनस्पति ना लगाई गई हो, अपने आप पैदा होती हैं और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मानव का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे हम अछत वनस्पति कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। जो प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ और जिस पर कोई मानवीय प्रभाव ना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं? अछत वनस्पति के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं, अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। जैसे कृषिगत जो फसलें हैं, फल हैं, बागान है, जैसे हम लोगों को बाग देखने को मिलते हैं, वनस्पति का जो भाग है वो एक प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, वो एक कृत्रिम वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जो है मानव का प्रभाव होता है। आगे पढ़ते हैं इसमें, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, यानी वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है, उसे हम कौन सी वनस्पति कहते हैं? देशज वनस्पति कहते हैं। कौन सी? देशज, यानी जो देश के अंदर ही है। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं
उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं, और जो देशज अंदर होते हैं यानी भारतीय हैं उसे हम देशज के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। यानी वनस्पति जगत का मतलब होता है किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, तथा इस तरह जो प्राणी है, प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। यानी प्राणी जगत जो है वो क्या करता है, जानवरों के विषय में बतलाता है। अगर हम देखें तो जानवरों का वर्णन किसमें है, प्राणी जगत में। वनस्पति तथा वन प्राणियों में इतनी विविधता जो है वो किन कारणों से है, उनको हम देखते हैं। यानी जो वनस्पति तथा वन प्राणियों में इतनी विविधता जो देखने को हमें मिलती है, तो वो किन कारणों से देखने को मिलती है। सबसे पहला आता है जैसे धरातल। धरातल में सबसे पहला देखते हैं 1 नंबर में भूभाग। तो भूभाग के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं भूम का वनस्पति पर प्रत्यक्ष, यानी भूभाग में अगर देखें तो भूम का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि पाई जाती है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और उबड़ तथा असमतल भूभाग पर जो है जंगल तथा घास के मैदान हमें देखने को मिलते हैं, जिन पर वन प्राणियों का आश्रय मिलता है। आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा कारण है मृदा। दूसरा कारण मेरा कौन सा था, दूसरा कारण है मृदा। मृदा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि एक विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है वहीं शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यानी बलुई मृदा में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जिसमें नदियों के डेल्टा अगर देखें तो डेल्टा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और पर्वतों की अगर ढलानों में देखें तो वहाँ मृदा की जो परतें हैं वो गहरी होती हैं, वहाँ शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था धरातल के बारे में, अब हमारी जो मेन आधार है जलवायु। अब जलवायु के आधार पर हमारे कौन कौन से भाग आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। जैसे आता तापमान। तापमान के भी आधार पर विविधता हमें देखने को मिलती है, जिसमें कई विशेषताएं हैं। जैसे तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीपीय की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। कितने, जो 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर होते हैं उसमें तापमान में गिरावट जो होती है वो, क्योंकि जब ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में गिरावट हमें देखने को मिलती है, दबाव अधिक देखने को मिलता है, और इसके कारण बढ़ने को प्रभावित भी करती है। और उस उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं
वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। अगर हम इनकी विशेषताएं देखें तो जैसे वनस्पति खंड में आता है उष्ण, अगर उष्ण कटिबंधीय वाले में अगर देखें तो यहाँ तापमान कितना होना चाहिए, जहाँ उष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है वो 24 डिग्री से अधिक होनी चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होनी चाहिए। और जनवरी में अगर देखें यहाँ का तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। टिप्पणी कोई पाला नहीं है, यानी यहाँ पर कोई पाला नहीं पड़ता है। उपोष्ण कटिबंध की बात करें तो वहाँ 17 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। और जनवरी में यही देखें तो 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। यहाँ पाला कभी कभी होता है। शीतोष्ण की बात करें तो 7 डिग्री से 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -1 सेंटीग्रेड से -10 सेंटीग्रेड कभी पाला कभी बर्फ यहाँ में देखने को मिलती है। अगर अल्पाइन वृक्षों की बात करें तो 7 डिग्री से कम, -1 डिग्री से कम यहाँ बर्फ ही हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो वृक्ष हुए, वनस्पति हुई, तो ये 4 प्रकार की वनस्पति खंड पाए जाते हैं। आगे देखते हैं सूर्य प्रकाश के बारे में। सूर्य का प्रकाश जो है इसमें भी हमें विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है, किसी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक न मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। क्या होता है कि जो प्रकाश है अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष जो है गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश के कारण ही वृक्षों का सही उत्पादन होता है। तो उसमें ऊर्जा जब सूर्य के कारण अधिक मिलती है तो गर्मियों में वृक्ष जल्दी बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज्यादा सघन वनस्पति है, क्योंकि इधर क्या है, आर्द्रता पाई जाती है दक्षिणी ढलानों में। अब हम लोग देखते हैं बरसड़ के बारे में। बरसड़ क्या है? बरसड़ को हम लोग समझते हैं कि बरसड़ जो है भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि जून से सितंबर तक, यानी दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है जून से सितंबर तक, एवं पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन पाए जाते हैं वृक्ष। अगर सघन वन पाए जाते हैं कहाँ पर? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम और वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक सघन पाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। हम लोग कि वन नवीकरण योग्य संसाधन और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने को मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकीय क्षेत्र होते हैं कि आकर्षित करते हैं उन्हें, और ये पवन तथा तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। वर्षा लाने में भी ये सहायक होते हैं। इनसे क्या होता है कि मृदा को एक जीवाश्म मिलता है और अन्य वन प्राणियों को आश्रय मिलता है इनसे। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजना। इस प्रकार से कई चीजों में बदलाव देखने को मिला है। और जैसे हम लोग देखते हैं इसमें और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन क्षेत्र कम हो रहा है। अब हम देखें एक परियोजना कार्य के रूप में देखें कि हम लोग देखते हैं कि स्कूल या गली मोहल्ले में वन महोत्सव का आयोजन करो और वृक्षों की पौध लगाओ, उनकी देखभाल करो और देखो कि ये कैसे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सन 2003 की बात करें तो सन 2003 में वनों का जो कुल क्षेत्रफल था जो 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगर भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है, कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय, मध्य भारत, कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से ही प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित
हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। अगर हम इसमें देखें कि सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 20.55% था। अगर हम 2001 के अकॉर्डिंग देखें तो वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना था, 20.55%, यानी 20.55% था। अब हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। प्लीज वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। एक थंब की जरूरत है, आप लोग थंब लगाएं। आगे पढ़ते हैं इसमें। पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का मुख्य वितरण मुख्यतः जलवायु पर निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की प्राकृतिक जो प्रकृति है, ये देखें इसमें। जैसे अगर हम देखें एक डायग्राम के अनुसार, अगर हम इसको समझें, जिसमें हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनको वनों का क्षेत्रफल अगर हम लोग देख के चलते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में जो वनों का लगभग क्षेत्रफल जो है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि 20 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर से कम है। लगभग 18,000 प्रति वर्ग 1000 वर्ग किलोमीटर में आंध्र प्रदेश में वन पाए जाते हैं। अगर हम सबसे अधिक की बात करें तो हमें जो देखने को मिलते हैं सबसे अधिक, जैसे कि अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो 81,000 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है वनस्पति। अगर सबसे अधिक अगर हम देखें तो नागालैंड में हमें सबसे ज्यादा वनस्पति देखने को मिलती है, लगभग 85,000 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में हमें देखने को मिलती है। और अगर इससे भी अधिक अगर देखें, ये दूसरे नंबर पर है हमारा नागालैंड। अगर हम इसके बाद अगर देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ये जो कि लगभग 87,000 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में हमें देखने को मिलती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। काफी हद तक उस क्षेत्र के जो प्राणी हैं जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर हम यही उत्तर प्रदेश को भी अगर देख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में हमें लगभग कितनी देखने को मिलती है, मेघालय, जम्मू कश्मीर, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम पाया जाता है। अगर सबसे कम देखें तो पंजाब में हमें सबसे कम वनों का औसत देखने को मिलता है, जो कि लगभग 0.12 होगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। धरातल पर अगर देखें तो एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। यानी अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को हम जीवोम के नाम से जानते हैं। किसको? जीवोम, जिसे हम इंग्लिश में वायोम कहते हैं। जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। अब इसको हम एक विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। वनस्पति के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा यह पॉइंट और हम इससे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारे देश में कौन कौन सी, यानी हमारे देश में 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पहली अगर हम देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा अगर आता है तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां, यानी, और चौथा देखें तो पर्वतीय वन, और पांचवा देखें तो मैंग्रोव वन। फिर से देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय यानी सदाबहार वन, पर्णपाती वन, झाड़ियां या कटीले वन, और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये वृक्ष जो है हमें किन राज्यों में, किन देशों में और कैसी जलवायु में देखने को मिलती है।
तो आगे देखते हैं। अगर हम वृक्षों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अगर बात करें तो कि इसकी अधिकतम जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर तक पाई जाती है, और सबसे जो कम अगर ऊंचाई देखें तो 1.5 मीटर तक होती है। किन की? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। अब इनको हम विस्तार से पढ़ें कि जैसे कि हम इस मैप के द्वारा देखेंगे, हमें दिख पा रहा होगा कि कुछ राज्यों के बारे में हम लोग करेंगे बात। जैसे कि अगर हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो इस मैप के अनुसार देखें तो जहां हमें ग्रीन कलर है, जैसे कि ये हमें ग्रीन कलर हमें देखने को मिलता है, ये तो ये जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं यहाँ? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो हमारी ये लगभग किन राज्यों में देखने को मिलते हैं? जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये पूरे केरल के पश्चिमी क्षेत्र में ये सभी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पूर्वी क्षेत्र में भी अधिक देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ है, तो ये सभी हमें कौन से वृक्ष हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर हम ग्रे कलर का देखें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इतना ये जो क्षेत्र हमें देखने को मिल रहा है विथ उत्तर प्रदेश के, तो उस उत्तर प्रदेश में भी किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम पर्वतीय वनों की बात करें तो जो हमें लाइट येलो कलर जो है वहाँ देखने को मिलता है, जैसे हिमालय वगैरह जो है। इस प्रकार की अगर दृश्य देखें तो यहाँ भी देखें पूर्वी क्षेत्र में, तो ये पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। अगर हम मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन जैसे कि ये कम क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, कि पूर्वी क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो है वो मैंग्रोव, जैसे सुंदरबन डेल्टा वगैरह है, इनमें क्या होता है? मैंग्रोव वनों के रूप में देखने को मिलते हैं। अगर उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की बात करें तो ये जो है हमारे जैसे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक हमें जो है उष्णकटिबंधीय कटीले वन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से जैसे कि अगर देखें तो मध्य भारत में भी हमें थोड़ी सी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीले वन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम निकोबार अगर द्वीप समूह की बात करें तो जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इस प्रकार में यहाँ पर जो हमें सबसे ज्यादा सदाबहार ही देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहला हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में अगर पढ़ें तो इन्हें हम सदाबहार वन के रूप में भी जानते हैं। जैसे कि ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये जो वर्षा वन है इसी को हम एक सदाबहार वन के रूप में भी जानते हैं। तो ये वन जो है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु तट के सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े से समय के लिए शुष्क ऋतु में पाई जाती है। अगर इन वनों वृक्षों में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं वर्ष भर कैसे रहते हैं? गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति जैसे वृक्ष, झाड़ियां, लताएं उगती हैं। आगे पढ़ते हैं इसमें हम। तो उष्णकटिबंधीय या सदाबहार जो वन है या वर्षा वाले वन है तो हमें किन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं? जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों में या तमिलनाडु के समुद्री तट के किनारे देखने को मिलते हैं। और यहाँ की जलवायु लगभग कितनी? 200 सेंटीमीटर
से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए कैसी ऋतु पाई जाती है? शुष्क ऋतु पाई जाती है। अगर इन वनों के वृक्ष अगर देखें तो वो 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर हम इस इमेज के द्वारा अगर देखें तो इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि ये क्षेत्र जो है वर्ष भर कैसे रहते हैं, गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे वृक्ष, झाड़ियां, लताएं जो उगती हैं। इनकी वृक्षों की ऊंचाई जैसे हमने बताया कि 60 मीटर से भी अधिक देखने को मिलती है। इसमें हमारे कौन कौन से वृक्ष शामिल हो जाते हैं? जैसे कि कुछ वृक्ष महत्वपूर्ण है, जैसे आबनूस जिसे हम एबोनी के नाम से जानते हैं, महोगनी, रोजवुड और रबड़। अगर इन वृक्षों को देखें तो ये किस प्रकार के वृक्ष हैं, या हम कहते हैं सिंकोना। ये जो वृक्ष हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष या सदाबहार वन या वर्षा वाले वन के रूप में जाने जाते हैं। कौन से? आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इससे प्रश्न बन सकता है और बनता भी है कि पूछा जाता है कि रबड़ किस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत आता है, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन के रूप में एक नाम दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इन वनों में सामान्य रूप से पा, एक वर्ड आता है पा। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे जानवर कौन कौन, जैसे इन वनों में सामान्य रूप से पा जो शब्द है, जाने वाले जानवर जैसे हाथी, यानी इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जो जानवर हैं जैसे हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण, इस प्रकार के जो जानवर हैं किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। और भी देखते हैं जैसे एक सींग वाले गैंडे, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? असम क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और असम क्षेत्र में किस प्रकार का वन पाया जाता है? सदाबहार वृक्ष, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष वन या वर्षा वाले वन पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल भी इसी प्रकार के क्षेत्रों में आते हैं, जो कि दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं वो किस प्रकार के? असम या पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा असम के क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे कि चमगादड़, कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में। अभी तक हमने पढ़ा सदाबहार वृक्ष या वर्षा वाले वनों के बारे में। अब पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर कहीं दिक्कत आए तो इस वीडियो को पुनः देख लें। प्लीज आप लोग लाइक करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। तुम बोलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आगे पढ़ते हैं इसमें। ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये जो वन है इन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या इन्हें हम मानसूनी वन भी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मानसूनी वन के नाम से जानते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विशिष्ट हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक इसमें वर्षा पाई जाती है। किसमें? पर्णपाती वन में, जहां पर कितनी वर्षा होती है? लगभग 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी इस प्रकार के वृक्षों की क्या है महत्वपूर्ण विशेषता कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी यह शुष्क ग्रीष्म यानी आर्द्र ग्रीष्म के बीच में ये क्या करते हैं? 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर देखें तो इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। अगर हम आर्द्रता के आधार पर देखें तो इन्हें हम शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अगर इस ऐसे वनों को देखें तो ऐसे वनों का जो क्षेत्र हमारा पाया जाता है, जो कि पूर्वी भागों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, जैसे हिमालय के जो है गिरिपद प्रदेशों में पाए जाते हैं, झारखंड है, पश्चिमी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है,
पश्चिमी घाटों की पूर्वी ढालों में भी पाए जाते हैं। ये प्रश्न बना था कि पश्चिमी घाटों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो याद रखें पश्चिमी घाटों में जो पर्णपाती उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, याद रखें इस बात को। और झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो है वो किस प्रकार के वनों का क्षेत्र है, उसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का क्षेत्र है। अगर इसमें हम देखें तो किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, जैसे सागौन, सागौन की इसमें सबसे एक प्रमुख प्रजाति है, जैसे बांस, साल, शीशम, चंदन और रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। इसमें अलग भी होते हैं, जैसे और पाए जाते हैं बांस, साल, शीशम, चंदन और रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत की जो वृक्ष हैं, जो व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। जैसे कि हम इस इमेज के अनुसार अगर देखें तो ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में है। इसमें क्या हुआ है कि शुष्क पर्णपाती जो वन है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अगर ये वन जो है प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ या मैदानी जो क्षेत्र हैं उसमें ये इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग जैसे कृषि कार्य में प्रयोग होते हैं और साफ कर लिए जाते हैं, और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः जैसे सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं, जैसे छिपकली, सांप और कछुए भी इस प्रकार से पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के रूप में हमने पढ़ा, जिसमें मैंने ये क्षेत्र भी बताए, तो जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिमी घाटों में, ये पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और इस प्रकार के वनों, जैसे इसमें हमारा उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र आता। अब हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियों के रूप में। कटीले वन तथा झाड़ियों के रूप में अभी तक हमने पढ़ा पर्णपाती वनों के बारे में, सदाबहार या वर्षा वन के बारे में। तीसरा आता हमारा कटीले वन तथा झाड़ियों के रूप में, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पर्णपाती वन कैसे थे, जिसमें 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती थी। और इसमें क्या है, कटीले वन तथा झाड़ियों के रूप में जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से जैसे ये हमें इमेज दिख पा रहा है, तो ये इमेज जो हमारी कटीले वन तथा झाड़ियों के रूप में है, ये हमें रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। इस प्रकार की जो वनस्पति है देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें हमारा गुजरात आता है, राजस्थान आता है, यानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ये भागों में से देखने मिलती है, जो कि उसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अगर अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसमें आकाशिया खजूर, इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, आकाशिया खजूर, यानी आकाशिया खजूर जिसे हम पाम के नाम से जानते हैं, यूफोरबिया तथा नागफनी, नागफनी को हम केकटाई के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां हैं, इस प्रकार की हैं यहाँ पर मुख्य पादप प्रजातियां, और क्षेत्र हमारे गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रूप तथा हरियाणा में भी देखने को मिलते हैं। अगर इन वृक्ष जो हैं जो बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें जो हैं लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनमें बाष्पीकरण कम से कम हो सके। इन जंगलों में प्रायः जो पाए जाते हैं जैसे चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर, सिंह, जंगली जो गधा होता है, घोड़े तथा ऊंट भी इन क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि इसमें जो है वर्षा लगभग कितनी पाई जाती है,
जो कि 70 सेंटीमीटर से, यानी जो कटीले होते हैं यहाँ 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पाई जाती है। और इसमें के जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। और इसमें लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा इस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अब हमारा 4th नंबर आता है पर्वतीय वनों के बारे में। जैसा कि नाम से भी हमें पता है कि ये पर्वतीय क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। वनस्पति जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैसे टुंड्रा की ओर देखते हैं, यानी जो पर्वतीय वन है वो टुंड्रा प्रदेशों में अधिक देखने को मिलते हैं। और उसी प्रकार का अंतर जो है पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर पर्वतीय वनों में अगर देखें तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। याद रखें कि अगर ये किस वनों के अंतर्गत आते हैं आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध, तो पर्वतीय वनों के अंतर्गत। इनमें क्या होता है, चौड़ी पत्तियां होती हैं इसमें, जैसे ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता, यानी सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। कैसे, चौड़ी पत्ती वाले कहाँ, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन या पर्वतीय वन होते हैं, जिसमें 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष भी पाए जाते हैं। जैसे आता है हमारा चीड़, जिसे हम पाइन के नाम से जानते हैं, देवदार वृक्ष, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि वृक्ष जो पाए जाते हैं वो किसमें, पर्वतीय वनों में हमें देखने को मिलते हैं। अगर यही बात करें तो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी इन्हीं को कहते हैं। ये प्रायः जो वन है हिमालय के दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। अगर हम जैसे उससे ऊपर जाते हैं 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई, तो यहाँ पर हमें उस कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के घास के मैदान भी मिलते हैं, जिसमें पहले हम पढ़ा चुके हैं। तो अल्पाइन वनस्पति इसका रूप ले लेती है, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व वर्च इन मुख्य वनों की मुख्य वृक्ष हैं। जैसे हिमरेखा के निकट अगर पहुंचते हैं तो इन वृक्षों के जो आकार हैं कैसे छोटे होते जाते हैं। यानी जो पर्वतीय वन है इसमें ऊंचाई के आधार पर अलग अलग प्रकार के हमें वन देखने को मिलते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अगर टुंड्रा भी देखने को मिलता है, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष भी हमें देखने को मिलते हैं, और आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी देखने को मिलते हैं। इन वृक्षों के आकार अगर हम देखें तो आगे देखते हैं कि अल्पाइन घास के मैदानों में जो झाड़ियां हैं वो विलीन हो जाती हैं, और इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशु चारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में जैसे मॉस, लिचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। किसका भाग है, ये पर्वतीय वनों का ही है। इन वनों में प्राय जैसे कश्मीरी महामृग, यदि कश्मीरी महामृग है वो किस प्रकार के वनस्पति में पाया जाता है, वैसे पर्वतीय वन में पाया जाता है। लेकिन अगर उसके विभाग में अगर हम देखें तो ये हमें शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के भी अंतर्गत मिलता है, जिसकी जो लगभग 3600 मीटर की अधिक ऊंचाई में देखने को मिलते हैं। महामृग, कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेकस, कहीं कहीं लाल पांडा भी देखने को हमें मिलता है, जिनके घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये हमने चौथा पढ़ा पर्वतीय वनों के बारे में।
अब हमारा लास्ट आता है, पांचवा टाइप्स है जो है मैंग्रोव वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अधिक पूछा भी गया है। तो ये जो इमेज दिख रही है वो किस प्रकार की वनस्पति है? मैंग्रोव वन, यानी ये कीड़ेदार के रूप में पाई जाती है, जिसके बहुत पैर से होते हैं और आगे मुंह उठा करके चलते हैं, इस प्रकार के वृक्ष। मैंग्रोव वनों के बारे में हम लोग देखते हैं। यह वनस्पति जो है तटवर्ती है, यानी किसी भी समुद्री किनारों यानी किनारे पाई जाती है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है, ज्वार का मतलब है कोई पानी, समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठने को हम कहते हैं ज्वार, नीचे के गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं, जो कि एक चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा उत्पन्न होता है। की सबसे महत्वपूर्ण, यानी ज्वार भाटा आते हैं यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, जहाँ मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है, और घने मैंग्रोव की एक प्रकार की वनस्पति है, जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ये क्षेत्र कौन से हैं? जैसे गंगा का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो नदियां हैं, इस प्रकार से कावेरी जो नदियां हैं, इनकी डेल्टा में जो है इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह वनस्पति मिलती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों के जो डेल्टा भाग है, इसमें वनस्पति मिलती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में अगर देखें तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कैसे? सुंदरी वृक्ष। अगर इस प्रकार के प्रश्न आए भी गए थे, सुंदरी अगर वृक्षों की बात करें तो कहाँ पर पाए जाते हैं? जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भाग में पाए जाते हैं, जिनमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा, वेंगार की वृक्ष भी इन भागों में मिलते हैं। किसमें? गंगा ब्रह्मपुत्र। अगर प्रश्न बने कि सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो वो एक प्रकार के मैंग्रोव वृक्ष हैं, जो कि एक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के रूप में पाए जाते हैं। लाइक करें। इस क्षेत्र का रॉयल भाग जो है वो बंगाल टाइगर प्रसिद्ध है। अगर इस क्षेत्र का रॉयल अगर देखें तो वो बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त अगर इसमें देखें तो कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में ही हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम इसमें देखें, इस प्रकार से मैंग्रोव वन को इस प्रकार से हमने वनस्पतियों के पांचों प्रकार पढ़े, जैसे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। दूसरा हमने पढ़ा था पर्णपाती वन। तीसरा कटीले या झाड़ियां वन। चौथा पर्वतीय वन, और पांचवा मैंग्रोव वनों के रूप में पढ़ा। एक हम पॉइंट अपना जो महत्वपूर्ण इस लेसन का है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आता है औषधीय पादप के रूप में, यानी औषधीय पादप कौन कौन से हैं जो कि एक विशेष महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग समझते हैं। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए एक विख्यात रहा है। अगर हम आयुर्वेद में देखें तो लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं, जिसे हम विश्व संरक्षण संघ, अगर हम देखें 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है। किसने? विश्व संरक्षण संघ ने 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं। 49 पादप को विनष्ट होने का खतरा है, यानी 49 पादप ऐसे हैं जो विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधीय के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं, जैसे कि यह सर्पगंधा। अगर सर्पगंधा के रूप में अगर देखें तो यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। केवल भारत में ही यह पौधा पाया जाता है, सर्पगंधा। दूसरा अगर देखें जामुन के रूप में, जामुन पादप के बारे में देखते हैं, तो जामुन जो है एक औषधि पादप के रूप में जाना जाता है। जामुन जो क्या होता है, एक पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर जो होता है
वो डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं, उसमें सहायता करता है। अब हम बात करते हैं अर्जुन के बारे में। अर्जुन का जो फल होता है, जैसे ताज पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। अगर हम बबूल की बात करें तो इसके पत्ते जो हैं आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इसमें प्राप्त गोंद का प्रयोग जो है शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। अगर हम नीम की बात करें, जैसे जैव और जीवाणु प्रतिरोधक हैं। तुलसी पादप की अगर बात करें तो जैसे जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। अगर हम कचनार की बात करें तो जैसे तुलसी पादप में क्या होता है, जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है तुलसी पादप का, इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और कचनार की बात करें तो ये फोड़ा, जिसे हम अल्सर के नाम से जानते हैं, दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ें काली कली पाचन शक्ति में सहायता करती हैं। इस प्रकार से अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो और कौन कौन से पौधे हैं जो औषधि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपको इन जो प्रसिद्ध पादप हैं उनके बारे में हमने पढ़ाया। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं वन्य प्राणी के रूप में। अब हम लोग पढ़ते हैं वन्य प्राणी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट। वनस्पति की भांति भारत में विभिन्न प्रकार की जो है प्राणी संपत्ति भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग, मैंने जैसे ऊपर पढ़ाया, 89,000 प्रजातियां मिलती हैं, जो देश में लगभग 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का अगर देखा जाए तो 13% यहाँ मछलियों की 2,500 प्रजातियां हैं। अगर यह कुल विश्व का अगर देखा जाए तो 13% वन्य प्राणी यहाँ पर पाया जाता है। और अगर यहाँ देखें मछलियों की जो प्रजातियां हैं वो 2,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व की लगभग कितने 12% है। यानी मछलियों का अगर देखें परसेंटेज तो भारत देश में विश्व के अकॉर्डिंग 12% है। भारत की विश्व के 5 से 8% तक जो है वो उभयचरी प्राणी पाए जाते हैं। सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि स्तनधारी जो जानवरों में जैसे हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जो स्तनधारी अगर जानवर देखें तो सबसे अधिक जो प्रिय और महत्वपूर्ण भी है वो है हाथी, जो कि ये असम, कर्नाटक, केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाया जाता है। अगर एक सींग वाले गैंडे देखें तो ये असम में पाया जाता है और ये एक अन्य जानवर है। आगे हम लोग देखते हैं जो वन प्राणी है, एक मैप के अनुसार देखें तो जैसे कि जो क्षेत्र हमारे वन प्राणी के अंतर्गत, जैसे दाची ग्राम जो कि एक जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, राजाजी कार्बेट, सरिस्का, केवलादेव घाना, रणथंभौर, जो दुधवा है, जो दुधवा हमें उद्योग देखने को मिलता है, जो अभ्यारण्य है दुधवा, ये हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि एक उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है दुधवा। आगे हम लोग पढ़ते हैं जो इसके महत्वपूर्ण रहेंगे। जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जैसे जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय और चौसिंघा छोटा मृग जिसे हम गैजल के नाम से जानते हैं, तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। एक खास महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हम याद रखें, अगर भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम पूछा जाए तो ये कब लागू हुआ था, तो भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। आगे पढ़ते हैं कि भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। शेर तथा बाघ जो है दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल जो है गुजरात के गिर जंगल में है।
अगर गिर अभयारण्य की अगर बात करें, गिर जंगल की बात करें, तो कहाँ पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे पढ़ते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल की सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसी में महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्ली जात के सदस्यों में जैसे आता है, बिल्ली जात की अगर देखें, जैसे तेंदुआ जो है वो बिल्ली जात के अंतर्गत पाया जाता है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जो जलवायु है उनको सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंडों में जीवित रहते हैं। अगर हम देखें तो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। याक कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में पाए जाते हैं। और जो गुच्छेदार सींगों वाला जो बैल होता है, जैसा जीव जिसका भार लगभग 1 टन होता है, यह कहाँ पाया जाता है? वो तिब्बतीय क्षेत्रों में, जैसे बारहसिंगे, भारल, नीली भेड़ जिसे बोलते हैं, भारल को एक नीली भेड़ के नाम से जानते हैं, जो कि तिब्बतीय क्षेत्र के हैं। जंगली भेड़ तथा कियांग जो कि तिब्बती जंगली गधे हैं होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख के बर्फीली ऊंचाइयों और तिब्बतीय क्षेत्रों में। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। आगे हम लोग अगर पढ़ें तो नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा? घड़ियाल, जो कि मगरमच्छ जात का ही है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? जो बाहर से आकर के बसते हैं। जैसे भारत के कुछ दलदली भाग होते हैं जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर हम शीत ऋतु में देखें तो जो साइबेरियन सारस है, बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जो साइबेरियन सारस है, जो कि बाहर से एक प्रवासी पक्षी के रूप में जाने जाते हैं, और यह एक इनका मनपसंद स्थान है, वो क्या है? कच्छ का रण है, जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है। वहाँ लाल सुंदर कलांगी वाले जो फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग जरूर पढ़ें। और जो खारे कीचड़ के जो ढेर बनाकर उसमें क्या करती हैं? एक घोंसला बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेक दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह एक हमारी धरोहर नहीं है? यह धरोहर है। फिर से इसको एक बार देखें। जो साइबेरियन सारस है, ये बाहर से एक प्रवासी पक्षी के रूप में जाना जाता है। जो इसमें से लाल सुंदर कलंगी वाली जो फ्लेमिंगोए जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं और अपने बच्चों का पालन करते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि हमने औषधि पादपों का प्रयोग भी उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु की प्रकृति द्वारा बहुत सारे जानवरों में से चुने हुए हैं। और अगर हम इसमें देखें, मछली से पौष्टिक आहार भी मिलता है, और बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों तथा वृक्षों को परागण की मदद करते हैं। अगर हम अब अगर पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार देखें, जो मुख्य पॉइंट है कि अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण जो है अनिवार्य है, जैसा पहले बताया गया है। मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग अगर देखें तो 1300 यानी 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां जो विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन जो है प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। अगर इसमें हम और देखें तो अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए देखें तो सरकार ने कई कदम उठाए। जैसे पहला कदम है कि देश में 14 जीव मंडल हैं। कितने हैं? 14 जीव मंडल हैं, जो कि एक
निश्चय आरचय यानी जीवमंडल निश्चय जो निचय होता है, 14 जीवमंडल निचय, जिसे हम आरक्षित क्षेत्र के नाम से जानते हैं। एक भाग जो मंडल का भाग है जिसे बोलते हैं जीवमंडल निचय, जिसे आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, कि स्थापित किए गए हैं। इनमें 4 जो हैं वो सुंदरबन पश्चिम यानी सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ध्यान से समझें, जो 14 जीवमंडल निश्चय किया गया जो आरक्षित क्षेत्र है, इनमें से 4 जो है सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। नंदा देवी देखें तो उत्तराखंड में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी देखें तो तमिलनाडु में पाई जाती है। और नीलगिरी देखें तो केरल और कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। तो जिसमें से मुख्य जो हमारे 14 जीवमंडल निश्चय हैं वो जो कि आरक्षित क्षेत्र के रूप में माने जाते हैं। अगर देखें तो जो सुंदरबन है, जैसे सिमलीपाल, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, जैसे कि मैंने बताया कि सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल कर्नाटक तथा तमिलनाडु, और अगर नंदा देवी देखें तो उत्तराखंड, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइक गोवा, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक। इस प्रकार से ये 14 जो जीवमंडल हैं, 14 जीवमंडल निश्चय जो कि आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से मुख्य जो है सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी और नंदा देवी हैं। दूसरे पॉइंट को देखते हैं। सन 1992 में यानी 1992 से सरकार द्वारा क्या हुआ, पादप उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है 1992 से। अगर तीसरा देखें तो शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। चौथा पॉइंट आता है नवासी नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कितने? 89 नेशनल पार्क और 490 वन्य प्राणी पाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीवता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार से मैंने प्राकृतिक वनस्पति और जीव प्राणी के नाम से पढ़ा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इससे प्रश्न से जो महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो ये जो रबड़ का संबंध है, जैसा कि हम पूरे लेसन में पढ़ा चुके हैं, तो रबड़ का जो पौधा हमें देखने को मिलता, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वाले वन होते हैं। तो ये हमारा किस प्रकार का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, सिनकोना वृक्ष कितने वर्ष वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना जो वृक्ष भी है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं, जो कि 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक जहां वर्षा होती है, ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सदाबहार वृक्षों में से एक वृक्ष है सिनकोना वृक्ष, जो कि इसका ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि अभी जीवमंडल से हमने पढ़ाया हुआ है। इस प्रकार से इसका कौन सा राइट आंसर हो जाए? जो सिमलीपाल जीवमंडल है वो हमारे पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर घ हमारा करेक्ट हो जाए। भारत में कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों में लाए गए हैं? तो वो हमारे कौन से लाए गए हैं, यानी प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। भारत के कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व के जीवमंडल निश्चयों में लाए गए हैं? जो हमारे जैसे मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी और मानस। तो ये जो हमें देखने को मिलते हैं भारत में, तो जैसे मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी है, नीलगिरी है, मानस है। तो जीवमंडल जो निश्चय है
वो 14 लाए गए हैं। और भारत में कौन से जीवमंडल निश्चय विश्व की जीवमंडल निश्चयों में से लाए गए हैं, तो वो हमारे मन्नार की खाड़ी लाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा खा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस लेसन को आज पूरा किया। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।